हम लोग आओ क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 3। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। देखिए, आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। पहला बात है कि शुक्राणु जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक शीर्ष होता है जिसको हेड कहते हैं, और एक मध्य खंड होता है जिसको मिडिल पीस आप कह सकते हैं, जिसको ग्रीवा भी कह सकते हैं आप, और एक टेल होता है, पूंछ होता है। आपको बता दें, थोड़ा सा इसका चित्र पहले बना दें कि शुक्राणु का चित्र अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे इसको बनाएंगे। अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको किताब में दिया भी गया है। शुक्राणु है, यह शुक्राणु है, ठीक है। और शुक्राणु में देखो क्या क्या पाया जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हिस्सा होता है इसको शीर्ष कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। अंग्रेजी में हेड कहते हैं। उसके बाद से यहाँ जो होता है दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। तो ग्रीवा, इसको गर्दन और ग्रीवा कहते, याद है ना, ग्रीवा कहते। या यहाँ से लेकर के जो बीच वाला है इसको हम लोग मध्य भाग कहते हैं या मध्य खंड कहते हैं। और सबसे जो लास्ट हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग पूंछ कहते हैं, अंग्रेजी में टेल कहते हैं। ग्रीवा वगैरह सब लिखा जाएगा, ठीक है। तो माने शुक्राणु की संरचना होती है। मुख्य रूप से जो शुक्राणु होता है इसकी संरचना जब बनाएंगे तो आप कहेंगे कि शुक्राणु के मुख्य रूप से 3 भाग होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको शीर्ष कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीवा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, मध्य खंड होता है, और फिर आपका क्या होता है, पूंछ होता है। अब इसकी जो संरचना अगर आपको बनाना होगा तो शीर्ष के बारे में पहले आपको लिखेंगे। शीर्ष क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता दें। तो शीर्ष के बारे में बता सकते हैं और कह सकते हैं कि शीर्ष प्राय फूला हुआ एक भाग होता है। ये जो शीर्ष देख रहे हैं ये वाला हिस्सा एक फूला हुआ भाग होता है। शुक्राणु की मैं बात कर रहा हूँ। घुंडीदार होता है, जो घुंडी जैसे होती है ना, उस आकार का घुंडीदार होता है। परंतु अनेक जंतुओं में लंबा डंडनुमा संरचना होता है। बहुत से जंतु जिसमें लंबा होता है, डंडा आकार की इसमें क्या होती है, संरचना होती है। इसमें केंद्रक स्थित होते हैं, मतलब इसके अंदर जो होते हैं केंद्रक क्या होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब केंद्रक इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और ये आपका केंद्रक होता है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं इसमें, इसके शीर्ष पर गाल्जिकाई की बनी एक्रोसोम्स होती है। माने इसके शीर्ष यहाँ पर गाल्जिकाई की बनी हुई एक्रोसोम्स पाई जाती है, ठीक है। टोपी के माने भांति होती है, जो अंडाणु को भीति को नष्ट करके निषेचन में सहायता करती है। माने यही जो होता है ना, अंडाणु को, जैसे अंडाणु को आ गया सामने तो उसके भीति को नष्ट कर देता है और फिर जनन की क्रिया को ये संपन्न करता है। समझे ना, का समझे कि जो माने इसका शीर्ष होता है, किसका, शुक्राणु का एक फूला हुआ हिस्सा होता है। जो शुक्राणु होता है उसका माने फूला हुआ हिस्सा जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं शीर्ष। हालांकि शीर्ष में केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य पाई जाती है, फिर ऊपर वाला जो हिस्सा आता है ये क्रोसोम पाया जाता है, और इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है गाल्जिकाई का बना होता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। और जो ये एक्रोसोम होता है वह जब निषेचन होता है ना, तो जो अंडाणु होता है उस अंडाणु को भेद करके, फिर जो होता है अंडाणु को भेद करके तब जनन की क्रिया, निषेचन की क्रिया क्या करता है, संपन्न करता है। इस पूरी जो संरचना आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसी पूरी सनत को हम लोग कहते हैं शीर्ष। ठीक है, चलो शीर्ष के बाद दूसरा जो आपका बात आता है, दूसरा थोड़ा सा समझा रहे हैं तब आपको लिखा देते हैं। ये पहला हिस्सा है, दूसरा आपका होता है मध्य खंड। दूसरा क्या होता है? मध्य खंड। तो दूसरा अगर मध्य खंड के बारे में पूछेगा तो इसके बारे में कह सकते हैं कि ये केंद्र शीर्ष से पतला दंडनुमा भाग होता है, माने जो ये जो होता है ना, ये जो शीर्ष है उससे पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है और दंडनुमा संरचना होता है, डंडा के समान संरचना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य भाग कहते हैं। जो छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा होता है, जैसे ग्रीवा है ना यहाँ पर, वह ग्रीवा एक छोटी सी संरचना यहाँ पर ग्रीवा होती है। इसी ग्रीवा के द्वारा जो मध्य खंड होता है शीर्ष से आपके क्या होता है? जुड़ा होता है। मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसके अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में एक पीछे 2 तारक केंद्र होते हैं। यहीं पर आपके 2 माने तारक केंद्र होते हैं। तारक केंद्र होता है। तो देखो यार, बात मत करो, बहुत ज़िंदगी में मिलेगा पढ़ाई। तारक केंद्र होता है। देखो क्या क्या बका रहे हैं, सीखो। उसके बाद से तीसरा जो होता है उसका नाम होता है पूंछ। क्या नाम होता है? पूंछ, जिसको हम लोग टेल कहते हैं अंग्रेजी। जिसको तो मिडिल अखंड को अंग्रेजी में कहते हैं पीसेज। पीसेज कहते हैं। ठीक है, तो ये पूंछ प्राय लंबी होता है। देखो किस तरीके से लंबा ये हिस्सा दिखा रहा है। जो माने होता है लंबा होता है, तिरछा होता है। ठीक है, हालांकि ये तिरछा होता है और अत्यधिक गतिशील होता है, हमारी गति करता रहता है। जब पूंछ होता है ना, ये गतिशील होता है, गति करता रहता है। ठीक है, पूंछ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में तैरता रहता है। ये जो पूंछ होता है ना, शुक्राणु को तैरने में क्या करता है? सहायता करता है। अब सुनो क्या आपको बताया गया। इसमें आपको ये बात बताई गई कि सबसे पहले शुक्राणु का एक चित्र बनाएंगे। हमने शुक्राणु का चित्र बनाया और बनाने के बाद जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तो मुख्य रूप से 3। एक शीर्ष होता है, एक मध्य खंड होता है और एक क्या होता है? पूंछ होता है। 3 हिस्सा हुए इसके। और 3 हिस्सा में क्या होगा तो सुनो कि जो शीर्ष होता है सबसे ऊपर संरचना इसकी होती है। शीर्ष जो होता है सबसे ऊपर क्या होती है? इसकी संरचना होती है। और सबसे ऊपर संरचना होने के बाद आप ये ये घुंडी आकार का होता है। ठीक है, घुंडी आकार का होता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो होते हैं कोशिका द्रव्य पाया जाता है। देखो लिखा गया है माने तरल माध्यम में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। फिर इसके आगे सबसे आगे एक जो होता है ना गालजिकाय होता है। वो गालजिकाय से एक संरचना बनी होती है जिसको एक्रोसोम कहता है। जो एक्रोसोम होता है वह जीवाणु होते हैं, माने जो शुक्राणु होते हैं उसको अंडाणु के अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है। उसके बाद से आपका मध्य खंड आता है। तो आप कह सकते हैं जो मध्य खंड होता है वह शीर्ष से पतला होता है, माने पतला संरचना होता है और डंडे के आकार का होता है। पतला होगा, डंडे के आकार का होगा। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। 2 आपके तारक केंद्र पाए जाते हैं जो ग्रीवा के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो 2 माने आपके तारक केंद्र होते हैं जो ग्रीवा के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसके बाद से जब तीसरा होता है पूंछ। तो आपको बताया गया कि पूंछ जो होता है पतला होता है, लंबा होता है, कैसा होता है? गतिशील होता है। पूंछ माने पतला होता है, लंबा होता है, कैसा होता है? गतिशील होता है, गति करता रहता है। ऐसी गति से जो शुक्राणु होते हैं, माने इसी पूंछ के सहारे से द्रव अवस्था जो होता है उसमें क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। याद हो गया सर? मौजवानी बता सकते हैं कि लिखाना पड़ेगा? छाप लीजिए तो भाई, शीर्ष लिखते हैं पहले। देखिए यह शुक्राणु का सबसे ऊपरी भाग होता है। सबसे ऊपरी भाग होता है। आगे कहना यह चौड़ा, लंबा और घुंडीकार होता है। घुंडीकार होता है। इसमें एक केंद्रक
पाया जाता है। केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर द्रव पाए जाते हैं, द्रव पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसका द्रव्य कहते हैं। इसके सबसे आगे मान लिख लेना कि इसके सबसे आगे गाल्जी काय, यहाँ पर लिख देते हैं, गाल्जी काय की बनी हुई एक संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराने में सहायता करता है, ठीक है। मानिए इतना शीर्ष के बारे में आप लिख सकते हैं। शीर्ष का जो भाग है, शीर्ष की क्या क्या संरचना होती है शुक्राणु के अंदर, एकदम आराम से बता सकते हैं आप। कैसे केंद्र पाया जाता है, कैसे केंद्र के चारों ओर एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और उसके बाद से ये सब संरचना बना करके आप बता सकते हैं। शीर्ष अंग्रेजी में हम लोग हेड भी कहते हैं इसको। शीर्ष को कौन कौन सी संरचना होती है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दिखा गया कि शीर्ष शुक्राणु का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये चौड़ा होता है, लंबा होता है और घुंडीकार होता है, और इस तरीके से बना होता है, ठीक है। बनाने के लिए आप बना ही सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ के मिटाएं। शीर्ष के बाद इतना याद रखना है कि शुक्राणु के दो भाग होते हैं, एक शीर्ष होते हैं, एक मध्य खंड होता है और एक पूंछ होता है। तो क्या हो गया, ग्रीवा मध्य खंड में कोई अंतर थोड़ा है। ग्रीवा तो मध्य खंड में पाया जाता है, कोई अंतर नहीं है इसमें। दिखाया गया होगा कि जो ग्रीवा होता है शीर्ष के नीचे पाया जाता है। ये ग्रीवा जो होता है मध्य खंड का एक भाग होता है। ग्रीवा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। ग्रीवा में जो होता है गाल्जिकाय पाया जाता है। तारक केंद्र दो पाया जाता है, सब दिखाया गया होगा। लंबा होता है, छड़ के आकार का होता है। याद किया सब? याद नहीं करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे कहीं आप। 10 शब्द बोलना होगा तो पढ़ाई के। आज के टेक्निकल ज़माना में आपकी पढ़ाई दिखाई देना चाहिए। खाली किताब पर माने कापी पर छापने से कुछ नहीं होगा। माने टेक्निकल का मतलब हुआ कि जहाँ बैठे हैं बायोलॉजी से अगर प्रश्न 10 आ रहा है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं दे पाएंगे तो आप ज़िंदगी में फेल कर जाएंगे, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। चलिए मिटा रहे हैं इसको, इसलिए इतना 4 वाली 5 वाली इसको बता रहे हैं हम, तब इसको लिख रहे हैं कि आप कहीं जाइए तो आपका टैलेंट जो है वो कम नहीं होना चाहिए। कहीं बैठे हैं, कोई आपसे पूछा है तो 10 प्रश्न है, तुरंत उसका आप जवाब दें, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे कम पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि भविष्य में कभी भूले ना। आइए मिटाएं इसको, बोलिए मिटा दें जी। आइए सेकेंड भाग पर अब चलते हैं, जिसका नाम होगा मध्य खंड। मध्य खंड। तो देखिए जब बात मध्य खंड का कहेगा तो का बताया गया था। जो मध्य खंड होता है वह माने पतला होता है, दंडकार होता है, पतला और दंडकार होता है और शीर्ष के नीचे होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके नीचे तारक केंद्र पाया जाता है। इसी में ग्रीवा होता है, ग्रीवा से ही आपका जो शीर्ष होता है क्या होता है, जुड़ा होता है। तो लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। यह
शीर्ष के नीचे पाया जाता है। यह शीर्ष के नीचे पाया जाता है। लिखना है कि यह ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है। इसमें यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा तारक केंद्र, माने 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। तारक केंद्र का अंग्रेजी में कोई बताएगा क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है। तारक केंद्र पाया जाता है। पाया जाता है। ग्रीवा के द्वारा यह शीर्ष से जुड़ा रहता है। ग्रीवा के द्वारा शीर्ष से क्या होता है? जुड़ा रहता है। आगे लिख लेना। बस इतना था आपका। तो ये सिंपल सी बात है कि जो आप देख रहे हैं उसको इसमें अपने डाटा में भर देना है। तीसरा आ जाइए। तीसरा आपका होगा पूंछ। इस पूंछ को हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। ठीक है। पूंछ को क्या कहते हैं? टेल। तो लिख सकते हैं कि पूंछ सबसे निचला हिस्सा होता है, निचला भाग होता है। लिख लेंगे आप। यह शुक्राणु को द्रव में तैरने के लिए उपयोगी होता है। द्रव में तैरने के लिए उपयोगी होता। यह लंबा तथा घुमावदार होता है। घुमावदार होता है। पूंछ हमेशा गतिशील रहता है। लिख लो फटाक दे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा अंडाणु जनन। कौन जनन? खूब बढ़िया से इसको सीख लो। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है जब बात कर रहे हैं अंडाणु जनन का, तो अंडाणु जनन का मतलब होता है कि अंडाणु का निर्माण हो रहा है। मानवा प्रक्रिया जिससे किसका निर्माण होता है? हाँ, याद कर लेना, उसको अंडाणु जनन कहते हैं। इसको भी 3 प्रक्रिया में होती है। तो आपको याद होगा कि मादा में अंडाशयों के जननी कुपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं। नाम से पता चला है ना। अंडाणु जनन की जब भी बात करेंगे तो सिर्फ एक बात आप याद रखेंगे कि जब अंडाणु का निर्माण होता है किसके अंदर? अंडाशय के अंदर। जैसे आप पढ़े थे ना कि जो शुक्राणु जनन की बात करता है तो जो क्या होता है? वृषण होता है। तो वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु जनन। तो जब अंडाणु जनन कहेगा तो जब स्त्री के अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसी को कहते हैं अंडाणु जनन। तो लिख लेते हैं अंडाणु जनन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओजेनेसिस। लिख लो। ओ डबल हो रहेगा। जेनेसिस। देखोगे कि जब स्त्री के अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। तो
इसे अंडाणु जनन कहते हैं। तो इसे अंडाणु जनन कहते हैं। देख लो, स्त्री में जो अंडाणु होता है जब उसका निर्माण होगा तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। आपसे कई बार ये पूछा भी जाता है कि आप अंडाणु जनन के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं कि जब स्त्री के अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन के बारे में आपका सिंपल सा है, जब भी कोई पूछे कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। थोड़ा सा और लिख देंगे कि यह प्रक्रिया, कोई आपसे पूछे कि बताइए जो अंडाणु जनन होती है प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में होती है। यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। आपको याद होगा शुक्राणु, जो शुक्राणु जनन होती है वो प्रक्रिया किसमें होता है? वृषण में होता है ना। हालांकि इसमें जो वृद्धि प्रवस्था होती है बहुत लंबी होती है, बहुत लंबा समय चलता है, लेकिन इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है। माने अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है लंबी होती है, लंबा कार्यक्रम चलता रहता है। प्राथमिक अंडाणु से एक अंडाणु या 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। दिख रहा है इसमें प्राथमिक अंडाणु से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है, केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि अंडाणु जो होते हैं अचल होते हैं, याद है ना? अंडाणु अचल होते हैं, इसमें गति नहीं होती है। शुक्राणु जो होते हैं चल होते हैं। तो दूसरा अर्धसूत्री, माने इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये अंडाणु जनन की पूरी प्रक्रिया है कि जब अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं अंडाणु जनन। आप भूलिएगा मत इसको, ठीक है? अंडाशय के अंदर होता है ये प्रक्रिया, जैसे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है ना, उसी तरह से भी आपका अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है। तो अंडाणु जनन यहाँ तो क्या कि जब स्त्री के अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है तो इसे अंडाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया अंडाशय में होता है। इसमें वृद्धि प्रवस्था बहुत लंबी होती है। इसमें प्राथमिक अंडाणु से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया, थोड़ा सा आप हेडिंग बना लीजिए, अंडाणु जनन की प्रक्रिया। तो आप लिख सकते हैं कि इसकी 3 प्रक्रिया होती है। इसकी 3 प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रिया होती है? 3। कौन कौन? 1 2 3। जो पहला होता है, पहला का नाम होता है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था आपको शुक्राणु जनन में बताया गया था। दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। देखो ये तो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। और जो अंडाणु जनन होता है उसका भी प्रक्रिया 3 प्रक्रिया होती है। एक गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था और तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। वहीं शुक्राणु जनन में भी 3 होती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि गुणन प्रावस्था के बारे में कोई बताएगा तो अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक अंडाणु जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिनमें से एक कोशिका अंडाणु के रूप में विभेदित हो जाती है। माने देखो गुणन प्रावस्था में क्या होता है ना कि इसी में अंडाणु का निर्माण होता है।
गुणन प्रवस्था में क्या होता है? अंडाणु, खाली सुनने से याद हो जाएगा। जैन गुणन प्रवस्था जब शुक्राणु जनन में कहे थे तो उसमें नहीं कहते कि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है गुणन प्रवस्था में। अगर अंडाणु जनन की गुणन प्रवस्था में आई तो इसमें कहिएगा कि गुणन प्रवस्था में अंडाणु जनन के द्वारा अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। अब वृद्धि प्रवस्था में तो सिंपल है, इसमें अंडाणु का क्या होता है? वृद्धि होती है। आपको याद होगा कि इसमें अंडाणु जो होता है वृद्धि होता है, वृद्धि करता है। इसके अंदर जो होता है अंडाणु को तमाम प्रकार के जितने भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है सब पोषक पदार्थ अंडाणु को मिलता है। और फिर जो अंडाणु होता है वो क्या होता है? विकसित होता है। अंडाणु का इसमें विकास होता है, इसी को कहते हैं हम लोग वृद्धि अवस्था। तो याद रखना कि वृद्धि अवस्था में जो अंडाणु होते हैं वो उनका विकास होता है, वो वृद्धि करते हैं। जितने माने उसके पोषक पदार्थ चाहिए, जो पदार्थ चाहिए तो पूरा वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है? मिलता है। बता सकते हैं आप इसमें। एक था परिपक्वन अवस्था, था आपको याद होगा कि इसी परिपक्वन अवस्था में जो अंडाणु होते हैं परिपक्व होते हैं, अंडाणु तैयार होते हैं। और फिर जो अंडाणु होते हैं ये शुक्राणु के साथ मिल करके निषेचन की क्रिया को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। तो ये अंडाणु जनन की 3 प्रक्रिया रही। गुणन प्रवस्था में क्या होता है ना? अंडाणु का निर्माण होता है। वृद्धि प्रवस्था में जो अंडाणु होता है वो क्या करता है? वृद्धि करता है। परिपक्वन प्रवस्था में जो अंडाणु होता है क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। तो इस तरीके से आप अंडाणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बायोलॉजी इतना हम लोग पढ़े। कल हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा शायद मासिक चक्र वगैरह दिया होगा, इसी आर्तक चक्र इसको कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो रहने दीजिए आज के लिए।